हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे SSGD के मोस्ट टॉप 20 वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है? दोस्तों, क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई रिफाइनरी ये असम में स्थित है दोस्तों, जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिगबोई असम रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? 11 दिसंबर 1901 को हुई थी दोस्तों। डिगबोई असम में जो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है उसकी स्थापना 11 दिसंबर 1901 ईस्वी की हुई थी दोस्तों। तो ये पॉइंट हमें याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल रबड़ के उत्पादन में सबसे अग्रणी है दोस्तों। जब बात केरल की हो रही है तो केरल से रिलेटेड कुछ मोस्ट वीवीआई फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। अच्छा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। कौन है? पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक सवाल बनता है हमेशा केरल से कि नृत्य से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। और चूंकि बात यहाँ केरल की हो रही है तो केरल से मोस्ट 2 क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट बनते हैं, त्योहारों से और नृत्य से दोस्तों। तो त्योहार से हमारा बनता है कि ओणम। ओणम किस राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट, या बोला जाए कि किस राज्य का राज्य के त्योहार है? तो क्या हो जाएगा हमारा? केरल हो जाएगा दोस्तों। ओणम केरल का राज्य के त्योहार है दोस्तों। और ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। साथ ही नृत्य से हमेशा पूछा जाता है कि कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का त्योहार है। अलग अलग से क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि कथकली किस राज्य का त्योहार है, या पूछेगा मोहिनीअट्टम किस राज्य का त्योहार है दोस्तों। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल होगा दोस्तों। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इन पॉइंट से कई सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो कोई भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है और उन सभी को आपको अपने नोटबुक में जरूर लिख लेना है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसके अधीन चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन हुआ था? तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। और ये ईस्वी के फर्स्ट स्टार्टिंग के समय में हुआ था दोस्तों। अच्छा, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? ये सवाल हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? कुंडल ग्राम में। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वसुमित्र। जबकि बात करें हम प्रथम बौद्ध संगीति की, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और ये कहां पर हुआ था दोस्तों? तो ये हमारा हुआ था राजगृह में हुआ था दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? राजगृह में हुआ था दोस्तों। वहीं बात करें हम दूसरी बौद्ध परिषद की, तो दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहां हुआ था? वैशाली में। कहां हुआ था? वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो क्लाशोक हो जाएगा दोस्तों हमारा। दूसरी बौद्ध परिषद का आयोजन क्लाशोक के शासनकाल में हुआ था और वैशाली में हुआ था। साथ ही तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहां हुआ था? तो तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां हुआ था? पाटलिपुत्र। हमेशा पूछा जाता है कि तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था दोस्तों? पाटलिपुत्र हो जाएगा। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। अच्छा, पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुई थी? यह भी तो सवाल बनता है कि पहली बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुई थी। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं अगर दूसरा पूछे कि दूसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुआ था, तो कितना हो जाएगा हमारा?
383 ईसा पूर्व। अगर तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कब हुआ था, सवाल परीक्षा में पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा 251 ईसा पूर्व। वहीं अगर चतुर्थ पूछा जाए जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था और कुंडल ग्राम में हुआ था, तो दोस्तों तो ये ईस्वी के स्टार्टिंग के फर्स्ट में हुआ था दोस्तों। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इन सभी पॉइंट से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों। एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सभी पॉइंट से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है और कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो किन्हीं को भी छोड़ना नहीं है और सभी को अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में उतारनी है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि संविधान से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो जो भी हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान करना है था दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान करना था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रदान करना था दोस्तों। जब बात भारत सरकार अधिनियम 1935 की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे इसके अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय द्वैत शासन का उन्मूलन हुआ था और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि प्रांतीय द्वैत शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो हमारा क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय द्वैत शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। साथ ही ब्रिटिश भारत क्षेत्रों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय संघ का प्रावधान भी हुआ था इस अधिनियम के तहत दोस्तों, जिसमें से उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की शुरुआत की गई थी दोस्तों। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें सबसे मोस्ट विवेक क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों कि प्रांत में द्वैत शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो क्या हो जाएगा हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में एक व्यक्ति को नियोजित व्यक्ति कहा जाएगा यदि वह कितने दिनों के लिए काम करता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि भारत में कोई व्यक्ति एक वर्ष में कितना दिन तक काम करेगा जिसे उसे नियोजित व्यक्ति कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 273 दिन। यदि भारत में कोई व्यक्ति एक वर्ष में 273 दिन कार्य करता है तो उसे नियोजित व्यक्ति कहा जाता है दोस्तों। और यह अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत स्टार्ट की गई थी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों। तो सभी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन को आपको देख लेनी है, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी दोस्तों। साथ ही योजना आयोग के साथ साथ 1950 में संघ लोक सेवा आयोग का भी स्थापना हुआ था दोस्तों। किसका, संघ लोक सेवा आयोग। और योजना आयोग ये भी हुआ था 1950 में, और निर्वाचन आयोग ये भी हुआ था 1950 में दोस्तों। तो ये तीनों ही पॉइंट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, या भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, या भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो इन तीनों का ही आंसर दोस्तों 1950 हो जाएगा। ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से कई सारे वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए दोस्तों। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी है, और जो भी आप हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारा पिछले वीडियो में जाकर के इस टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, 1975 में छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत ने जो पहला उपग्रह छोड़ा था 1975 में, उसका क्या नाम था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को पहली बार आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और कई बार और भी पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत ही विवेक क्वेश्चन के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को आपको एकदम रट लेना है दोस्तों कि 19 अप्रैल 1975, डेट भी कभी कभार दे देता है दोस्तों कि इस आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था, तो डेट भी पूछ लेता है। तो क्या हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। वहीं बात करते हैं भास्कर की, तो भास्कर को अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था। तो भास्कर को अंतरिक्ष में 7 जून 1979, कितना हो जाएगा, 7 जून 1979 को प्रक्षेपित किया गया था। वहीं बात करते हैं रोहिणी, तो सर रोहिणी से एक बहुत ही विवेक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है दोस्तों। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और बहुत ही विवेक क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर से रिपीट करके बताना देना चाहता हूं कि भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रोहिणी RS-1। रोहिणी RS-1 को भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह था, और इसको अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था। तो 18 जुलाई 1980 को दोस्तों, 18 जुलाई 1980 को रोहिणी को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। वहीं बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल एक क्या है दोस्तों, संचार उपग्रह। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संचार उपग्रह है, तो क्या हो जाएगा एप्पल। एप्पल एक संचार उपग्रह है, और इसको अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया था। तो 19 जून 1981 को दोस्तों, 19 जून 1981 को एप्पल को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। तो इन चारों ही पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, और सभी पॉइंट को आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि इन सारे पॉइंट से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका के विभाजन में सहायक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका के विभाजन में सहायक होती है दोस्तों। तो कोशिका के विभाजन में कौन सा हार्मोन सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। पेड़ में जो पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में साइटोकाइनिन नामक हार्मोन, उसके कोशिकाओं के विभाजन में ये सहायक होती है दोस्तों। वहीं एथिलीन, एथिलीन क्या करता है दोस्तों, तो पौधों में जो फल पकने में होता है दोस्तों, उनमें ये मदद करता है। ऑक्सीन, पेड़ पौधों के शीर्ष पर जो पाया जाता है या उसे वृद्धि करने में, शीर्ष को प्रारोह की मतलब ऊपर की ओर वृद्धि करने में जो हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसे हम लोग ऑक्सीन कहते हैं दोस्तों। ये क्या होता है, ये पेड़ के शीर्ष पर पाया जाता है, जो उसे ऊपर की ओर वृद्धि होने में मदद करता है। वहीं जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है दोस्तों, जो बीज हम लोग फेंकते हैं दोस्तों, उन्हें ये अंकुरित करने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यानी जिब्रेलिन का कार्य है दोस्तों कि पेड़ पौधों के बीजों को, प्रसुप्ति को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए ये प्रेरित करता है दोस्तों। तो ये चारों ही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी पॉइंट को आप अच्छे से अपना नोटबुक में लिख लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायलिन। अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन से ही वायलिन की शिक्षा दी जाती थी दोस्तों, और अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन को बजाने में पूर्ण रूप से निपुण थे दोस्तों। जब बात अल्बर्ट आइंस्टीन की हो रही है, तो इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा सवाल है दोस्तों, कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। यानी E बराबर
mc स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और आप इन्हें अपना नोटबुक में जरूर लिख लेंगे दोस्तों, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत या E बराबर mc स्क्वायर का सिद्धांत किसने दिया था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएगा दोस्तों। वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। ये पॉइंट को भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकला द लास्ट सपर किसकी रचना है। तो प्रसिद्ध चित्रकला द लास्ट सपर किसकी रचना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर नामक कृति को लिखा दोस्तों। और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और इनसे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है, जिससे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। और वो कौन सा सवाल है दोस्तों, तो एग्जाम में पूछा जाता है द लास्ट जजमेंट। ये द लास्ट सपर और द लास्ट जजमेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन पे स्टूडेंट अक्सर फंस जाते हैं दोस्तों। तो आज आपको वो क्लियर कर लेनी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए द लास्ट जजमेंट के लेखक कौन है, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट के लेखक माइकल एंजेलो है। वहीं द लास्ट सपर के लेखक लियोनार्डो दा विंची है दोस्तों। तो इस पॉइंट को आपको अपनी नोटबुक में लिख लेनी है दोस्तों, ताकि आप अपने कंफ्यूजन को अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में हाईलाइटेड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है और पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने हंस दमयंती 1899 में भारतीय मलयाली चित्रकार और कलाकार द्वारा बनाई गई एक पौराणिक चित्रकारी है दोस्तों, जिसमें चित्रकारी में एक हंस और दमयंती को दर्शाया गया है, जो महाभारत की पुस्तक वन पर्व से लिया गया एक पौराणिक चरित्र है दोस्तों। तो ये टॉपिक बहुत ही एग्जाम में आता है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लेंगे और उन्हें पूरी तरह से याद कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ भी बोला जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इनके संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों। और गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का भी निर्माण कराया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था दोस्तों। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। साथ ही आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता या गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता भी गुरु अर्जुन देव थे। वहीं बात करें गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो क्या हो जाएगा हमारा, गुरु अर्जुन देव, सॉरी गुरु नानक देव। वहीं बात करें हम गुरु गोविंद सिंह की, तो गुरु गोविंद सिंह ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थापना की थी दोस्तों। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। वहीं बात करें गुरु रामदास ने, तो गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, जहां पर गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को बनाया था दोस्तों। तो चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे, साथ ही उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। वहीं गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की दोस्तों। इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि।
पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है दोस्तों। वहीं बात करें हम कपिल की, तो कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक है दोस्तों? तो कपिल हमारा हो जाता है सांख्य दर्शन। हमेशा पूछा जाएगा कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो क्या हो जाएगा हमारा कपिल। वहीं बात करें हम गौतम की, तो गौतम किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो गौतम हमारा हो जाएगा न्याय दर्शन। क्या आ जाएगा दोस्तों? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन से संबंधित है गौतम। पूछा जाए परीक्षा में कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो क्या हो जाएगा हमारा गौतम। वही बात करें हम जेमिनी की, तो जेमिनी किस दर्शन के प्रतिपादक है? तो जेमिनी हमारा हो जाएगा मीमांसा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जेमिनी है दोस्तों। तो इन चारों ही पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये चारों पॉइंट बहुत ही बीबीआई है और इन चारों ही पॉइंट से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 39, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? कि द्रव्यमान संख्या बराबर हमारा हो जाता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछा जाएगा कि द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोनों के संयोग से जो मिलकर बनता है दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग से जो बनता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 39। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 39 हो जाएगा दोस्तों। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.4। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। वहीं 6.5 किसका होता है दोस्तों? तो 6.5 हमारा हो जाता है लार का। 7.4 हमारा किसका होता है? रक्त का होता है दोस्तों। वहीं 5.5 किसका होता है? तो 5.5 से कम हमारा मुंह में जब इसका पीएच मान कम हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों? हमारा दांत का क्षय होने लगता है। दांत का क्षय होने लगता है दोस्तों। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दंत का क्षय होने लगता है दोस्तों। ये सारे पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट से भी हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा डेट वाइज एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सा दिवस या कौन सा दिन किस तारीख को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मई। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वहीं 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती। क्या मनाया जाता है दोस्तों? गांधी जयंती। और 15 जनवरी को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस। क्या हो जाएगा दोस्तों? थल सेना दिवस। तो इन चारों ही पॉइंट को और इन चारों ही डेट से संबंधित टॉपिक को आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का नोबेल पुरस्कार के नाम से किससे जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। हमेशा पूछा जाता है कि किस पुरस्कार को भारत का नोबेल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को भारत का नोबेल कहा जाता है दोस्तों। और इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1957 में हुई थी दोस्तों। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी दोस्तों। वहीं बात करें हम राइट लिवलीहुड पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1987 को हुई थी दोस्तों। गोल्डमैन पुरस्कार इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी दोस्तों? तो गोल्डमैन पुरस्कार की शुरुआत 1989 को हुई थी दोस्तों। वहीं बात करें हम पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता से संबंधित है, इसकी शुरुआत 1917 को हुई थी दोस्तों। अच्छा, बात यहाँ नोबेल की हो रही है, तो नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग कब हुआ था दोस्तों? तो नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से हुई थी दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है,
पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? जो पेचिश रोग होता है दोस्तों, वो कौन सी प्रोटोजोआ है जो इसके उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? तो पेचिश रोग के लिए कौन सा प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंट अमीबा। एंट अमीबा नामक प्रोटोजोआ पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संघाई। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर अपने नोटबुक में लिखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? प्यासी भूमि का देश। हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज करता है दोस्तों, इंग्लिश में और हिंदी में। इंग्लिश में आपसे अगर पूछा जाए तो रहेगा द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, और अगर हिंदी में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्यासी भूमि का देश। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है दोस्तों। साथ ही ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप या महादेश है दोस्तों। वहीं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश कौन है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा दोस्तों। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महादेश है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जो भी टॉप 20 क्वेश्चन करवाया दोस्तों, वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको सभी क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस में बताए गए पॉइंट को अच्छे से अपने नोटबुक में लिखना है दोस्तों, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे, और साथ ही ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी था दोस्तों, एसिटिलीन। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में भी डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि आप जितना लिखते हो उससे बेहतर आपको याद होता है दोस्तों। साथ ही आप हर रोज एक मॉक टेस्ट लगाया करो दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपकी एग्जाम में समय की बचत होगी और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों। और हर रोज कम से कम 3 घंटा दोस्तों, 3 घंटा मोस्टली आपको जीएस कोई भी बुक से आप पढ़ते हो उन्हें आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। साथ ही हम जो आपको बताते हैं दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को भी आपको अच्छे से रीडिंग करना है दोस्तों, क्योंकि इन सारे पॉइंट से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए आज का सवाल है दोस्तों, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना कब हुई थी? तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है दोस्तों। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो भी क्वेश्चन को जरूर लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन कराया वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे, साथ ही आप उन्हें अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि जितना आप लिखोगे दोस्तों आपको उससे ज्यादा याद होता ही चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।